Morning class 8. Now we are moving to the last and the fifth key feature of Indian Constitution, that is secularism. अभी पिछले कुछ दिनों से हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत के संविधान की कुछ एक मुख्य विशेषताएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, फंडामेंटल राइट्स याद है ना आप लोगों को पढ़ा। अब हम सेकुलरिज्म को समझ रहे हैं कि सेकुलरिज्म क्या है। हिंदी में इसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, यानी धर्म से निरपेक्षता। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religions as the state religions. एक सेकुलर स्टेट उसको बोलते हैं जहां पर जो देश होता है वो किसी धर्म को आधिकारिक रूप से, यानी वहां की सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती है। उदाहरण के रूप में भारत की सरकार किसी भी धर्म को, एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, वो सारे धर्मों को बराबर समझती है। अगर मैं इसको जरा सा उल्टा समझता हूँ, जैसे पाकिस्तान है वो इस्लामिक स्टेट है तो उसकी सरकार इस्लाम धर्म को प्रमोट करती है, या सऊदी अरेबिया की सरकार इस्लाम धर्म को प्रमोट करती है, ब्रिटेन की सरकार क्रिश्चियनिटी को, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करती है, और इसी तरह से भूटान की सरकार हो या फिर हमारी श्रीलंका की सरकार वो बौद्धिज्म को प्रमोट करती है। भारत का जो सेकुलरिज्म है वो कहता है कि स्टेट किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, सबसे बराबर दूरी करेगा, लेकिन सबको फलने फूलने का मौका देगा। यूरोप का सेकुलरिज्म बिल्कुल भारत से अलग है। वहाँ पे स्टेट सबसे दूर रहेगा। आपका जो रिलीजन है आपके घर में हो, जो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो अपनी रिलीजियस सिंबल्स को जनता के सामने नहीं प्रकट करेंगे, तो उनका सेकुलरिज्म अलग है। हमें यह माना गया क्योंकि धर्म भारतीयों के अंदर इस तरह से घुला मिला है, तो कहा गया कि आपने अपने धर्म को, कोई भी चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रमोट करें, नहीं सॉरी अपने धर्म को माने, फॉलो करें, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी धर्म को प्रमोट न करें। लेकिन सेकुलरिज्म के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं कर रहे हैं। इंडिया के प्रिम्बल में सेकुलरिज्म लिखा है। इसका सीधा का मतलब है कि भारत की सरकार का कोई एक धर्म नहीं होगा, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, सब धर्मों को बराबर फलने फूलने और का अवसर देंगे। तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है, तो अभी हम आगे देखते हैं। तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये समझ लिया है, ध्यान से देखना, द वे इन विच ए कंट्रीज हिस्ट्री ऑफ्टन डिटरमाइन द काइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ए कंट्री अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। कोई देश का इतिहास ये तय करता है कि उस देश का संविधान कैसा होगा। भारत का इतिहास, जो आज़ादी का आंदोलन था, गांधी, नेहरू, मौलाना का, जो इन लोगों ने पूरा का पूरा आंदोलन चलाया, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो पूरा का पूरा आंदोलन चलाया, इसने तय किया कि भारत का संविधान कैसा करेगा। ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान की इतिहास ने तय किया कि पाकिस्तान का संविधान कैसा होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेन अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू एडर टू। किसी देश का संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उन आदर्शों को स्थापित करने में जिस आदर्श को उसके देश के लोग एडहर करेंगे, मानेंगे, और वो क्या करेंगे, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट द रूलर्स, और वो लोग भी जिन लोगों को हमने चुना है अपने प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के रूप में, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी इन आदर्शों को मानेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन उन आदर्शों को स्थापित करता है। वो आदर्श क्या होते हैं, जैसे हमने बात किया, डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, सेकुलर स्टेट होगा, जस्टिस देगा, ये हमारे संविधान के प्रिम्बल में लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है, इसको समझाने की कोशिश की गई है, जैसे हमने शुरुआत में फुटबॉल के गेम से स्टार्ट किया था, याद है, अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स। अगर किसी फुटबॉल के गेम में कॉन्स्टिट्यूशन के रूल चेंज कर दिए जाएं, पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अगर ये कह दिया जाए फुटबॉल में खेलते हुए कि कल से आप हाथ से भी खेल सकते हो, फुटबॉल का गेम कैसा दिखेगा, वो रग्बी जैसा हो जाएगा, क्या सिस्टम हो जाएगा, आप खुद सोचिए। इसी तरह से ये बहुत मुश्किल होता है अगर आप रूल चेंज कर दें, लेकिन रूल चेंज करने पड़ते हैं समय बदलते बदलते। क्रिकेट में पहले अंपायर के डिसीजन को, फील्ड अंपायर के डिसीजन को सब कुछ माना जाता था, बाद में क्या हो गया कि अंपायर का डिसीजन का रिव्यू किया जा सकता है। तो समय बदलने के साथ परिवर्तन की जरूरत होती है, बताना चाह रहा है। इसी लाइन को आगे बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड। अमेंडेंट का मतलब होता है, अमेंड करने का मतलब होता है संशोधन करना, बदलना, चेंज करना। भारत के संविधान में 100 से ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं 1950 से लेकर आज तक, ओवर द ईयर्स, टू रिफ्लेक्ट द न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी। जो भी नई नई चैलेंज हैं, जैसे अभी कोविड आया तो नया चैलेंज है, ठीक है, आप आज स्कूल आप इंटरनेट से पढ़ रहे हो, नया चैलेंज है। तो इंटरनेट में अच्छे काम भी हो सकते हैं, अपराध भी हो सकता है, तो उसको आपको नियम बनाने हैं। तो ये क्या होता है, नए नए चीज़ें चेंज होते हैं। तो इसलिए जो भारत का संविधान है, इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी उसमें चेंज के लिए स्पेस है। 110 प्लस चेंजेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हो चुके हैं। ऑप्टन ए मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर आप बड़े बड़े चेंज कर दोगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देश का जो पूरा का पूरा सिस्टम है फंडामेंटल, वही चेंज हो जाएगा। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ द नेपाल। जैसे नेपाल में हमने देखा था, हाउ इट नीड टू अडॉप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें बिल्कुल नया संविधान की जरूरत क्यों थी, और
अडॉप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट हैज़ रिसेंटली बिकम एन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो एक लोकतांत्रिक समाज होने के बाद उसको नई समाज बनने की जरूरत थी, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन भारत में 1950 के बाद ये प्रोसेस हुई, तो उसी के बाद से हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन एबव। जो फीचर आपने भारत के संविधान के ऊपर पढ़े हैं, 5 फीचर इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडिया, जिसमें बड़े कठिन से आइडियाज है ना, दैट ऑफ्टन नॉट इजी टू ग्रेस। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे साथियों के समझ में ना आया हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया होगा आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम दोबारा उसको हेल्प करेंगे। दोबारा वीडियोस देखिए, सब यूट्यूब्स पे हैं, डोंट वरी टू मच। अगर आपको समझ में ना आया होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अबाउट दिस मोमेंट, इस समय। इन द रेस्ट ऑफ द बुक जो आने वाली चैप्टर है इसके बारे में, और हायर क्लासेज में जब आप जाएंगे 9th 10th 11th 12th, इन सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। यू विल रीड मोर अबाउट दीज डिफरेंट फीचर। आप इन अलग अलग फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंशली व्हाट दे मीन। इनका मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसमें लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशंस फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने कुछ पढ़ा कल के वीडियोज़ में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब है कि भारत के संविधान में 1976 में अमेंडमेंट किया गया, इंदिरा गांधी जिसमें प्रधानमंत्री थी, और ज़्यादातर सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, ये आपको पढ़ना है। कहीं से भी सर्च कर दिए, आपको मिल जाएगा, और कल आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिख के देनी है। फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर व्हाट दीज इंक्लूड एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सिटीजन इन डेमोक्रेसी टू ऑब्जर्व दिस। क्यों किए गए? क्योंकि ये माना गया कि नागरिकों के एक सिर्फ अधिकार ही नहीं है, उनके कुछ कर्तव्य हैं। जैसे आपको बच्चे को स्कूल भेजना है, इसमें आपको ड्यूटीज़ बताई गई है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली एडिट की गई है 2002 में। तो इनके बारे में हम कल देखेंगे, आप खुद ही जब सर्च करके लाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, इलिस्टेट ईच ऑफ दिस फंडामेंटल ड्यूटीज विद ड्राइंग। आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो उसमें दी गई है कि नेशनल एंथम का सम्मान करें, नेशनल सिंबल का सम्मान करें, कम्युनिटीज़ के बीच में पीस करें, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप उसको ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हो, पोएम, पिक्चर, और ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो लास्ट पार्ट में आपका हम जरा इन पिक्चर्स के डिस्कस करेंगे। ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हेड थे, जो चेयरपर्सन थे। तो ये लोग सब संविधान पे साइन कर रहे हैं, जो फाइनल डॉक्यूमेंट है। क्या लिखा है? द एबव फोटो शोज, ये फोटो दिखाती हैं वेरियस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जिस सभा ने संविधान बनाई थी, 299 पीपल ने, उन लोगों ने संविधान को बनने के बाद साइन किया गया। एक कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला सेशन जो 24 जनवरी 1950 में, उसमें साइन किया गया। फर्स्ट फोटो में दिखाया गया प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साइन, ठीक है। पहली फोटो में पंडित जवाहरलाल नेहरू साइंस वो दिख रही है, उनकी पर्सनालिटी, वो साइन कर रहे हैं। उसके बाद आपको दिखा रखा है द सेकंड फोटो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी दिखाया मैंने, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन किया। द लास्ट फोटो में दिखाया गया फॉलोइंग पर्सन, इसमें है श्री जयराम दास, दौलत राम है, मिनिस्टर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर, राजकुमारी, अमृत कौर है, हेल्थ मिनिस्टर थी, डॉक्टर जॉन मैथाई, भारत के पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एंड द बिहाइंड श्री जगजीवन राम, लेबर मिनिस्टर थे। तो ये आपका इसी तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। जो टास्क आपको बताया, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज सर्च करके या ड्राइंग करके, पोएम करके, कुछ भी आपको हमें आज भेजनी है। थैंक यू डियर।